हेलो ट्वेल्थ क्लास। मैं अभिषेक सर सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 ट्वेल्थ क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में आपको बता दिया गया है। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, यानी 9.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूंगा डायरेक्ट 9.4 की, फिर मैं बात करूंगा 9.5 की, फिर मैं बात करूंगा 9.6 की। तीनों एक्सरसाइज के डाउट्स को हम लोग ले लेंगे लाइव क्लास में, और उसके बाद हम लोग 9.3 की बात करेंगे लास्ट में। और 9.2 जो है वो बहुत आसान है, पेपर में नहीं आता है, फिर भी बता दूंगा आप लोग को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.4 के लिए टॉपिक का आप लोग नाम लिखो भाई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। टॉपिक का नाम लिखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का पेपर तो 5 ऑफ मई चला गया है, तो एनसीईआरटी एज वेल एज एग्जाम्पलर के एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके डाउट्स को पहले क्लियर करो। जल्दीबाजी ना करो। अगर डेट को एक्सटेंड किया गया है तो थोड़ा सा डेप्थ में जाओ हर एक चैप्टर के। ठीक है, नॉट एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, आपको डेट दिया गया है, इसका मतलब जान लो कि एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वेरिएबल सेपरेबल यानी वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड थीटा टी, यानी जो कांस्टेंट नहीं है वो वेरिएबल है। वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दो चीज का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां आपको dy और dx मिलेंगे, हमेशा बच्चों dy वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखना, dx वाले टर्म को राइट हैंड साइड में रखना। आपने अगर आंसर मैच करना है तो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, dy हमेशा कहाँ आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। dx कहाँ होना चाहिए? राइट हैंड साइड में। दूसरी बात, कहीं भी अगर आप देखते हो 1 - x या 1 - y, मैं 1 - x² या 1 - x³ या 1 - y³ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन की। यानी पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, थीटा का पावर 1, t का पावर 1, z का पावर 1। ऐसे केस में आपने इसको चेंज करके वेरिएबल को, जो हमारा नेगेटिव था उसको पॉजिटिव तैयार कर लिया, माइनस कॉमन लेके। इन दो बात का हमेशा ध्यान रखना। इन दो बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग कि ऐसे केस में हमने वेरिएबल को क्या किया? वेरिएबल को पॉजिटिव कर लिया है ना, वेरिएबल को पॉजिटिव कर लिया। मतलब एक्स, बिफोर एक्स नेगेटिव का साइन था, उस नेगेटिव को कॉमन लेकर एक एक्स या वाई को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। तीसरी बात, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में किसी को इंटीग्रेट किया और राइट हैंड साइड में किसी को इंटीग्रेट किया, मेरी बात समझना, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेट किया, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेट किया, और ये टर्म हमारे इन टर्म्स ऑफ लॉग आ गए, ये भी इन टर्म्स ऑफ लॉग आ गए, तो आपने प्लस कांस्टेंट की जगह पर, प्लस कांस्टेंट की जगह पर आपने प्लस लॉग सी यूज करना है। यानी लॉग का यूज हम लोग प्रॉपर्टी बनाने के लिए, क्योंकि लॉग मैं यूज कर लूंगा वहां पर, तो लॉग m + n या लॉग m - n या लॉग m/n, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज है। सारे के सारे टर्म लॉग में हो तो ऐसा करना है ना। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड का बिना लॉग का है, राइट हैंड साइड में लॉग था तो लॉग लगा लिया। लगा भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस बात का ध्यान रखना, अगर ऑल टर्म्स हमारे लॉग में हो तभी आप कांस्टेंट की जगह पर लॉग सी ऐड करना, ना कि सी ऐड करना। चलो, वेरिएबल सेपरेबल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, और पेपर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन के बारे में ये कभी नहीं लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली राइट, सिर्फ और सिर्फ वहां ये लिखा रहेगा ओनली सॉल्व। अगर सॉल्व लिखा है तो आप समझ जाना वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ये भी देखना वहां dy/dx या dy/dx कुछ है या नहीं है। तो dy/dx इज इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 + y², ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, हमने क्या किया? वेरिएबल को सेपरेट किया। यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल हैं बच्चों, यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल हैं, एक हमारा dy है और दूसरा बच्चों हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है हमारा dx। यानी और dy को लेफ्ट हैंड साइड में रखना, ऐसा बताया गया है, तो मैं रखता हूँ dy को लेफ्ट हैंड साइड में और dx को राइट हैंड साइड। पहला काम, ठीक है, dy और dx को एडजस्ट कर दिया।
अब dy के साथ में y वाले टर्म को लाना, dx के साथ में x वाले टर्म को लाना। तो dy के साथ में y वाला टर्म मैं देख रहा हूँ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, तो ये लेफ्ट में नीचे यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और dx मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है पहले से ही, आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, मतलब इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे 1 + x²। ठीक है, जब आपका सेपरेट हो जाए तो इसके बाद आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड, कुछ भी आप लिख लो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। चलिए ध्यान से देखिए इसको, ये हो गया जी इंटीग्रेशन का साइन dy/1 + y² इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 1 + x² dx। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद है, अगर आपको फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद है तो बड़े प्यार से आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ये आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy/1 + y² इज tan इनवर्स y। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y। और ये हो गया हमारा 1 का इंटीग्रेशन x एंड x² का x³/3। आपने कंप्लीट इंटीग्रेट कर लिया, प्लस c लिख लो, और यही हमारा सॉल्यूशन है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, चलिए ध्यान से देखिए। अब तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ध्यान क्या रखना था, dy वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, dx वाले टर्म को राइट हैंड साइड में रखा और वहां से सेपरेट किया और उसको इंटीग्रेट किया, मामला हमारा फिनिश है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है भाई सॉल्व, और क्या लिखा हुआ है सॉल्व, देखिए ध्यान से, 1 + y² इंटू 1 + log x dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0, ये अपने पास लिखा हुआ है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस सॉल्व लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ वेरिएबल को सेपरेट करना है, और वेरिएबल को सेपरेट मैं आपको सिखाया था, dy वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, dx वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लिखो। बहुत ही आसान काम है, ये काम मैंने कर लिया जी, बहुत ही आसान काम है, ये काम हमने कर लिया, याद है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अभी आपको सिखाया था dy के साथ y वाले टर्म को ले आना, dx के साथ x वाले टर्म को, तो ये dy था, इसके साथ y वाले टर्म को राइट हैंड साइड से मैं कैरी करता हूँ, तो ये नीचे आके 1 + y² हो जाएगा, माइनस मैं देख रहा हूँ ये वाला टर्म हमारा x का ही टर्म है भाई, इसको रहने दो, और राइट लेफ्ट हैंड में जो x था वो हमारा आ गया राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में। चलिए, इतना होने के बाद आपको सिखाया इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करने का, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दो भाई, दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। और आपको पता है ये किसका इंटीग्रेशन है भाई, तो ये तो tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन है। अब राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कैसे करूं, बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही आसान है राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन। आपको मैंने अगर इंटीग्रेशन सिखाया है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा -1/x dx माइनस log x/x dx, ये ऐसा हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, और इस वाले केस में बच्चे आप चाहो तो log को t मान के इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को, प्लस c करने के बाद फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो 9.4 यानी वेरिएबल सेपरेबल के पहले सबसे पहले इसमें दो तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम और एक आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो बिना वर्ड प्रॉब्लम वाला आई थिंक 14-15 तक क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज 9.4 में, उससे आगे जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, छोटी सी बात, कहीं कहीं पेपर में ऐसा आपको मिलेगा सॉल्व कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और लास्ट में लिखा हुआ है y ऑफ गिवन दैट क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, y ऑफ 2 इक्वल टू 3, ये क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखो दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर एक जनरल। अभी तक हम लोग जितने भी आंसर्स निकाल रहे हैं वो जनरल सॉल्यूशन कहलाया है, मतलब जिसमें सी प्रेजेंट हो, जिसमें हम लोग प्लस सी लिख रहे हैं वो जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी जहां सी का वैल्यू चल जाए पता, सी का मान चल जाए पता, सी का वैल्यू है क्या, यानी y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 का मतलब है, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 का मतलब है जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। अगर लिखा हुआ है x ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ इसका मतलब है बच्चों जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 है। मेरी बात को समझो ध्यान से, x के साथ वाला y कहलाएगा, y के साथ वाला x कहलाएगा, बट जब ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब यही होगा, जब ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब यही होगा, इसमें उल्टा नहीं करना है।
उल्टा क्या करना है, ऊपर वाले में। कहीं लिखा हुआ है x ऑफ -3 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स y की वैल्यू -3 दे रखी है और x की वैल्यू 5 दे रखी है। कहीं लिखा हुआ है आपको y ऑफ -7 इज इक्वल टू -8, इसका मतलब है x का वैल्यू -7 है तो y का वैल्यू क्या है, -8 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपने इंटीग्रेट किया और जहां x होगा और जहां y होगा वहां वैल्यू डाल लोगे, वहां से आप क्या फाइंड कर पाओगे, वहां से आप फाइंड कर पाओगे c का वैल्यू। और वापस c को जब आप डाल दोगे, जो आपका जैसे आंसर आया था पहले, वापस अगर मैं यहाँ c डाल दूं, या इससे पहले जो आंसर आया था वापस अगर मैं यहाँ c डाल दूं, तो ये c का वैल्यू आते हुए ही, जैसे ही c का मैं वैल्यू डालता हूं, सपोज यहाँ c का वैल्यू 2 है, अगर मैंने ये 2 रिप्लेस कर दिया, c हमारा हट गया, c नहीं है, तो वो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये हमारा कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आप लिखो। तो जहां C है वो जनरल सॉल्यूशन कहलाया, जहां C नहीं है, C का वैल्यू निकाल लिया आपने, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाया। तो 9.4 में दो तरह के प्रॉब्लम है, एक वर्ड प्रॉब्लम, एक विदाउट वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने विदाउट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उसके डाउट मेरे से लेने हैं, फिर मतलब उसका डाउट निकाल लेना, फिर आप इसको 9.4 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज विदाउट वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद आप 9.5 वाला मेरा लेक्चर देखो, फिर 9.6 वाला देखो। तीनों को करने के बाद उसके बाद इकट्ठा तीनों का हम लोग डाउट लेंगे और फटाफट इसको देखिए, कंप्लीट कीजिए। इसके बाद 9.4 के बाद इसके बाद आप 9.5 में हाथ लगाना। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी, ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जहां एनसीईआरटी से बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कंप्लीट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।